बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 80 के लास्ट पार्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, व्हाट इज़ हाइपोपैराथायराइडिज्म? व्हेन द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स डू नॉट सिक्रीट सफिशिएंट पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म। और इस केस में आपका बॉडी का या ब्लड का कैल्शियम लेवल वो फॉल कर जाता है फ्रॉम 9.4 to 6 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विद इन 2 to 3 days। इसका ट्रीटमेंट क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन एडमिनिस्टर किया जाए और आपका कैल्शियम लेवल नॉर्मल आ जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक और ऑप्शन दिए कि अगर ये नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल। इसकी वजह से भी अनवांटेड दो इसकी वजह से कुछ अनवांटेड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन because it is sometimes difficult to prevent overactivity by this activated form of vitamin D। लेकिन ये भी it can, तो इसके it has side effects, ठीक है, लेकिन it can also be used to increase blood calcium level। next हमारे पास क्या है? what is primary hyperthyroidism। ठीक है, what is the cause of the primary hyperparathyroidism। बेसिकली प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म क्या होता है? दैट इज़ एबनॉर्मैलिटी ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसकी वजह से एक्सेस पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीशन हो जाए। अब इसकी कॉज क्या है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ द ट्यूमर ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है, और ये ट्यूमर ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं विमेन में। आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आपके जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं वो हाइपरट्रोफी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना होता है। तो ये ट्यूमर जो होता है दैट इज़ मोर कॉमन इन विमेन, ठीक है, देन इन मेन, मेनली बिकॉज ऑफ pregnancy and lactation। They stimulate the parathyroid glands and therefore predisposed to the development of such a tumor। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद वो आपको बताता है कि what the bone disease in the hyperparathyroidism। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, radiographs of the bone typically show extensive decalcification and occasionally large punched out cystic areas of the bone that are filled with osteoclast in the form of so-called giant osteoclast tumors। Multiple fractures of the weakened bones can result from only slight trauma, especially when cysts develop। The cystic bone disease of hyperparathyroidism is called osteoitis fibrosa cystica। ठीक है, यानी कि उन्होंने बेसिकली आपको स्टेटस बताया बोन का, ठीक है, इन हाइपर पैराथायराइडिज्म कि जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर, मैं बार बार बॉडी बोल देती हूँ, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है, तो बोन से क्या होती है? कैल्शियम की रिजॉर्प्शन हो रही होती है। तो वो यही बता रहे हैं कि आपको जब हम रेडियोग्राफ देखते हैं बोन का, तो बोन में आपको एक तो सिस्ट डेवलप नज़र आएंगी और ऑस्टियोक्लास्ट ट्यूमर्स नज़र आएंगे। इस सिस्टिक डिजीज़ को हम ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आखिर में इसने लिखा है कि व्हेन द ऑस्टियोब्लास्ट बिकम एक्टिव, ठीक है, फाइनली जब आपका ये सारा ओवर हो जाएगा तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव होकर अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज़ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ग्रेट इंक्रीज होती है इन वेन अटेम्प्ट टू फॉर्म न्यू बोन टू मेक अप फॉर द ओल्ड बोन दैट इज एब्जॉर्ब बाय द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। तो वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ाता है बिकॉज अल्कलाइन फॉस्फेटेज विल increase bone activity, ठीक है। therefore one of the important diagnostic findings, this is the most important key line, one of the important diagnostic findings in hyperparathyroidism is a high level of plasma alkaline phosphatase। ठीक है, तो ये जो लाइंस होती है ना, ये आपकी क्या होती हैं? वो होती हैं डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब आगे वो बताता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया ऑन हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब कैल्शियम का ना सीन ऑपोजिट होता है विद योर नर्वस सिस्टम, कोई और कलर लेते हैं, इससे तो नज़र ही नहीं आ रहा। कैल्शियम जो होता है ना, इसका सीन ऑपोजिट होता है विद आवर नर्वस सिस्टम। जितना ज़्यादा कैल्शियम लेवल हाई होता है ना, आपका नर्वस सिस्टम उतना डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि द effects of such elevated calcium levels as discussed earlier are the depression of the central and the peripheral nervous system। साथ ही मसल की वीकनेस होती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि आपके नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपके स्मूथ मसल्स पे भी ये इफेक्ट आता है, कि चाहे वो स्मूथ मसल्स आपके कार्डियक के हैं या वो स्मूथ मसल्स आपके GIT ट्रैक के हैं, ठीक है। तो और दूसरा या फिर आपके स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल वीकनेस उसने बता दी। GIT में क्या है? कॉन्स्टिपेशन है,
ठीक है, और लैक ऑफ एपेटाइट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डिप्रेस्ड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग टायर स्लीप, ठीक है, ये सारे सीन्स हो जाएंगे आपकी हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, बिकॉज एंड दिस हाइपर कैल्सीमिया इज बिकॉज ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड पॉइजनिंग एंड द मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। एक्सट्रीम क्वांटिटीज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन आर सिक्रीटेड, जिसकी वजह से द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड्स राइजेज रैपिडली टू हाई वैल्यूज़। जब आपकी पैराथायरॉयड पॉइजनिंग होती है तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ पर पहुंच जाता है, ठीक है। और वो उन्होंने कहा है कि ऑर्डिनरीली इस केस में आपके पास क्या होता है, मेटास्टैटिक डेपोजिशन होती है ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और लेवल ऑफ कैल्शियम जो है वो 9.4 से कहाँ पे पहुँच जाएगा, 17 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है। अभी तक हमने हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या क्या बातें पढ़ ली कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हमने पहले बताया कि ये ज़्यादा फीमेल्स में होता है बिकॉज दे आर मोर प्री डिस्पोज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन। फिर हमने बताया कि भाई बोन की क्या हालत होगी कि बोन में इतनी बड़ी बड़ी सिस्ट डेवलप हो जाएंगी, या बोनी कैविटीज़ डेवलप हो जाएंगी, और इसको हम कहते हैं ऑस्टियाइटिस सिस्टिका फाइब्रोजा। फिर हमने बताया कि जी इस आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा, आपके हार्ट की रिलैक्सेशन जो है वो वीक हो जाएगी, आपका स्केलेटल मसल वीकनेस हो जाएगी, आपके जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन और डिक्रीज्ड एपेटाइट हो जाएगी। फिर हमने कहा कि पैराथायरॉयड पॉइजनिंग की वजह से भी अक्सर हो जाती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, और इसमें मेटास्टैटिक डेपोजिशन होती है ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है जी। और ये कि आपका कैल्शियम लेवल 9.4 से 17 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक पहुंच जाएगा। फिर अगली बात वो बता रहा है कि आपके पास कैल्शियम स्टोन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने ये लिखा है, लेट मी हाईलाइट दैट लाइन। एज अ रिजल्ट crystals of calcium phosphate tend to precipitate in the kidney, forming calcium phosphate stones. Also, calcium oxalate stones develop because normal levels of oxalate cause calcium precipitation at high calcium levels. ठीक है, यानी कि आपके क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट हुए और साथ साथ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स भी बन गए, क्योंकि नॉर्मल लेवल्स ऑफ ऑक्सलेट दे कॉज कैल्शियम प्रेसिपिटेशन एट हाई कैल्शियम लेवल्स, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या था कि दैट वाज कोई सेकेंडली, इट्स नॉट सेकेंडली बिकॉज ऑफ एनी डिजीज़, पर इट्स ओनली रिलेटेड टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड, कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का कोई ट्यूमर है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, हाई लेवल्स ऑफ पैराथायरॉयड अकर होते हैं एज अ कॉम्पनसेशन फॉर हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया की कॉम्पनसेशन होती है रादर एज अ प्राइमरी एबनॉर्मैलिटी ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है दैट वाज एसोसिएटेड विद हाइपरकैल्सीमिया एंड दिस इज़ बेसिकली कॉम्पनसेशन फॉर हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। यहाँ तक हमारे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की स्टोरी हो गई कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ लेना, इन्होंने जो लिखा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, हाई लेवल ऑफ पैराथायरॉयड कॉजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द बोन्स, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं रिकेट्स विच इज़ कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी। इन्होंने लिखा है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम कैल्शियम और फॉस्फेट डेफिशिएंसी इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम और फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होती है एंड दैट इज़ मोर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन डी, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है विद द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इफ़ अ चाइल्ड इज़ एडिक्वेटली एक्सपोज टू लाइट, आपका 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है it becomes activated by UV, ठीक है, and forms vitamin D3 जो कि प्रिवेंट करता है रिकेट्स by promoting calcium and phosphate absorption from the intestines, ठीक हो गया। और उन्होंने बताया कि वो बच्चे जो इंडोर्स रहते हैं, ठीक है, थ्रू द विंटर इन जनरल डू नॉट रिसीव एडिक्वेट क्वान्टिटीज ऑफ विटामिन डी, ठीक है, विदाउट सम सप्लीमेंटेशन इन द डाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये डिक्रीज़ कर जाता है रिकेट्स के अंदर। तो ये भी हमें वही रिपीटेशन है कि आपके कैल्शियम लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाते हैं और आपके जो फॉस्फेट लेवल्स हैं दे आर ग्रेटली डिप्रेस्ड। अच्छा, कैल्शियम लेवल कम डिप्रेस हो रहा है, फॉस्फेट ग्रेटली डिप्रेस हो रहा है, ठीक है। हाउएवर उन्होंने बताया कि नो गुड रेगुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट्स फॉर प्रिवेंटिंग अ फॉल ऑफ फॉस्फेट, कोई ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है, एंड द इंक्रीज्ड पैराथायरॉयड एक्टिविटी यूजुअली इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट्स इन द यूरिन।
ठीक है, तो एक बात जो यहाँ पे हमें समझ आई है कि रिकेट्स में कैल्शियम का लेवल तो डिप्रेस है ही है, फॉस्फेट का लेवल उससे भी ज़्यादा डिप्रेस है, और कोई अच्छा रेगुलेटरी मैकेनिज़्म भी नहीं है कि वो फॉल ऑफ फॉस्फेट को प्रिवेंट करे। ठीक है और इसके साथ साथ अगर आपका पैराथायराइड हार्मोन एक्टिविटी ज़्यादा है तो फिर तो एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट और भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, रिकेट्स जो है वो बोन्स को वीक कर देता है, तो यहाँ पे इसने लिखा है द ऑस्टियोब्लास्ट ले डाउन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्टियोइड विच डज नॉट बिकम कैल्सिफाइड ही नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बोन आपकी वीक हो जाएगी, क्योंकि आपकी बोन की कॉम्पोजिशन में ना सिर्फ मैट्रिक्स चाहिए आपको, ना सिर्फ कोलेजन फाइबर्स चाहिए, बल्कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स में चाहिए होते हैं इन कॉन्जुगेशन विद कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है जी, उसके बाद टेटनी भी हो सकता है। एज द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम फॉल्स बिलो 7 द यूजुअल साइंस ऑफ टेटनी डेवलप एंड द चाइल्ड में डाई ऑफ टेटनिक रेस्पिरेटरी स्पैज्म अंटिल कैल्शियम इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली, जो कि टेटनी को रिलीव कर देगा। ठीक है, तो रिकेट्स में भी हमने क्या पढ़ा कि रिकेट्स की वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं, रिकेट्स में टेटनी का चांस है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज सिंपल है, सप्लाइंग एडिक्वेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द डाइट एंड एडमिनिस्ट्रिंग लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ विटामिन डी। ठीक हो गया। अगर आप विटामिन डी एडमिनिस्टर नहीं करेंगे तो कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो सकेगी। अच्छा, अगली बात इसने क्या की है, व्हाट इज़ ऑस्टियोमलेशिया विच इज़ एडल्ट रिकेट्स। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है कि अगैन दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम। ठीक है, हाउएवर सीरियस डेफिशिएंसीज ऑफ बोथ विटामिन डी एंड कैल्शियम ओकेजनली अकर एज अ रिजल्ट ऑफ स्टीएटोरिया। स्टीएटोरिया क्या होता है कि आप फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहे होते, तो सीरियस डेफिशिएंसीज ऑफ बोथ विटामिन डी एंड कैल्शियम ओकेजनली अकर एज अ रिजल्ट ऑफ स्टीएटोरिया। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है और जो सीरियस डेफिशिएंसी की बात करें कि वो जो विटामिन डी और कैल्शियम की होती है, दैट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ स्टीएटोरिया। लास्ट इन्होंने जो बात की है यहाँ पर, दैट इज़ ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स दैट इज़ कॉज्ड बाय अ रीनल डिजीज़, कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है और किडनी में 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल की फॉर्मेशन हो रही होती है ना। ठीक है, किडनी नहीं बना पा रहा, विटामिन डी नहीं बना पा रहा, सो रीनल रिकेट्स क्या है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ ऑस्टियोमलेशिया दैट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग किडनी डैमेज। ठीक है, एंड देर इज़ फेलियर ऑफ द डैमेज किडनीज टू फॉर्म 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल विच इज़ इट्स एक्टिव फॉर्म। आमतौर पर ये क्या होता है कि इन पेशेंट्स whose kidneys have been removed or destroyed or who are treated by hemodialysis, the problem of renal rickets is very severe. So hemodialysis के पेशेंट पे आपने ये ख्याल रखना है कि उसको कहीं साथ साथ रीनल रिकेट्स तो नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, another type of renal rickets जो है, ठीक है, another type of renal rickets that lead to rickets and osteomalacia, that is congenital hypophosphatemia. This is a congenital thing, जिसमें congenitally reduced reabsorption होती है of phosphates by the renal tubules. This type of rickets को आपने treat करना होता है with phosphate compounds instead of calcium and vitamin D, and that is called as vitamin D resistant rickets. तो rickets हमने तकरीबन 3 वैरायटी की पढ़ ली। एक rickets वो थी that was because of the decreased calcium and phosphate absorption because of the deficiency of vitamin D not being exposed to the sunlight. दूसरा जो है that was renal rickets, and the third is a vitamin D resistant rickets, and that is because of a congenital hypophosphatemia कि आपकी renal tubule से phosphate की absorption ही हमेशा से reduced है। लास्ट हमारे पास है दैट टॉपिक इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल द बोन डिजीज़ इन अडल्ट स्पेशली इन ओल्ड एज। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द कैल्सिफिकेशन, द प्रॉब्लम इज़ विद द ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स। ठीक है, सो देयर इज़ अ डिमिनिश्ड ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स रादर देन फ्रॉम पुअर बोन कैल्सिफिकेशन। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंटली जो आपके रेट ऑफ बोन ऑस्टियोइड डेपोजिशन है दैट इज़ डिप्रेस्ड। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या होती है, अगर हाइपर पैराथायराइडिज्म हो, हाउएवर एज एन हाइपर पैराथायराइडिज्म द कॉज ऑफ डिमिनिश्ड बोन इज़ एक्सेस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। अच्छा, ये वो उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि हाइपर पैराथायराइडिज्म में तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द डिप्रेस्ड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड बोन मैट्रिक्स और द डिक्रीज्ड ऑस्टियोइड। इट्स नॉट रिलेटेड टू बोन कैल्सिफिकेशन एज इन रिकेट्स। ओके, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज़। ठीक है, एक तो ये कि
लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेस ऑन द बोन्स, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ विटामिन सी, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस ऑफ ऑल सेल्स, ठीक है जी। उसके बाद पोस्ट मीनोपॉजल लैक ऑफ ईस्ट्रोजन सिक्रीशन बिकॉज ईस्ट्रोजन्स डिक्रीज द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट्स, ठीक है। दूसरा ओल्ड एज इन विच ग्रोथ हार्मोन एंड अदर ग्रोथ फैक्टर्स डिमिनिश ग्रेटली, plus the fact that many of the protein anabolic functions also deteriorate with age. So bone matrix cannot be deposited satisfactorily. And last is Cushing syndrome. Cushing syndrome में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, massive quantities of glucocorticoids, they are secreted in this disease and they cause decreased deposition of protein throughout the body. कि प्रोटीन की जो deposition है और उसमें क्या होता है कि there is decreased deposition of प्रोटीन थ्रू आउट द बॉडी एंड देयर इज़ इंक्रीज्ड कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो एक ओल्ड एज में उन्होंने बताया कि भाई ग्रोथ हार्मोन कम है और दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो ज़्यादा होने की वजह से देयर इज़ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ठीक है जी, वो हो गया। और इसके अलावा हमने बता दिया कि भाई पोस्ट मीनोपॉजल ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेस ऑन द बोन्स, मैल न्यूट्रिशन, ठीक हो गया। और ये हो गया। अब इन्होंने क्या कहा, इन दिस डिज़ीज़, एक सेकेंड, इन दिस डिज़ीज़ हमारे पास क्या होता है, इन दिस डिज़ीज़ ये मैंने आपको बता दिया कि इंक्रीज्ड कैटाबॉलिज्म होती है प्रोटीन्स के एंड have the specific effect of depressing osteoblastic activity. As many diseases of deficiency of protein metabolism, they can cause osteoporosis.